परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। आतंकी हमले रोकने के लिए आतंकियों को पालने वाली ताकतों को खत्म करना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज एनआईए को और मजबूत बनाने के लिए 2 कानूनों में संशोधन कर आतंकवादियों और आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को सख्त संदेश दिया है। चर्चा के दौरान लोकसभा में आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। आतंकवाद किसी एक जिले, एक राज्य, एक क्षेत्र या एक देश का विषय अब नहीं रह गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ऐसी सूरत में एनआईए की ताकत को और मजबूत करना क्या सियासी है या फिर देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे से जुड़ा मसला है? रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञों से बात करेंगे, इसी विषय पर होगी चर्चा। इसके अलावा बात करेंगे कि एनआईए के सामने आ रही अड़चनों पर भी किस तरह की अड़चने आ रहे हैं, उसके समाधान के लिए जो आज प्रावधान किए गए हैं कितना मजबूत बनाते हैं एनआईए की पूरी कार्रवाई को, एनआईए को। साथ ही कर्नाटक में राजनीतिक संकट में कल होगा अहम दिन। इसके साथ बाढ़ का कहर झेल रहे राज्यों में क्या है हाल, ये भी देखेंगे। लेकिन न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे 8 बज रहा है अभी तक की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा ने एनआईए संशोधन विधेयक को दी हरी झंडी। एनआईए को और मजबूत बनाएगा विधेयक। भारत के बाहर भारतीयों पर हुए आतंकी हमले की भी जांच कर सकेगी एनआईए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनआईए कानून के दुरुपयोग की मंशा नहीं, आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही होगा उपयोग। देश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और ज्यादा सख्त। सरोगेसी नियमन विधेयक भी पेश। कर्नाटक में जारी सियासी ड्रामे में नया मोड़। गुरुवार को कुमारस्वामी सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर सदन में होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 और बागी विधायकों की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सभी याचिकाओं पर सुनवाई। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर, लाखों लोग प्रभावित। बिहार के साथ ही असम में सबसे ज्यादा कहर। पीएम ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बात की, स्थिति का जायजा लिया। मेघालय और त्रिपुरा में भी बाढ़ से जनजीवन पर असर। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में भी हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में 4 मंजिली इमारत के गिरने से अब तक 14 लोगों की गई जान। मरने वालों में सेना के 13 कर्मी शामिल। राहत और बचाव कार्य जारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र बने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। हिमाचल के मौजूदा राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात भेजा गया। स्किल इंडिया मिशन के पूरे हुए 4 साल। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर 2015 में हुई थी शुरुआत। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में कई मंत्रियों ने की शिरकत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया मानती है भारत के युवाओं का लोहा। सरकार ने भारत को कौशल विकास का हब बनाने का लिया संकल्प। और विश्व कप के खत्म होने के बाद आईसीसी ने विश्व कप एकादश का किया ऐलान। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को मिली कप्तानी। टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी मिली जगह। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। एनआईए संशोधन बिल 2019 लंबी बहस के बाद आज लोकसभा से पास हो गया। बहस में सरकार ने इस कानून को राष्ट्रहित में बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे देश को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश बताया। बिल के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े। अमित शाह ने सदन में डिवीजन की मांग की, ताकि देश को पता चले कि कौन आतंकवाद के पक्ष में है और कौन इसके खिलाफ है। आतंकवाद के मामलों की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को और अधिक ताकतवर बनाने के उद्देश्य से लाया गया एनआईए संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा के बाद सदन ने इसे पारित कर दिया। कुछ सदस्यों ने इसमें संशोधन रखे थे जो सदन ने खारिज कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की ना कोई इच्छा है, ना मंशा है, ना हम कभी होने। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा, मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। ये दोनों चीजें स्पष्ट होंगी। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इसकी कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नसीहत करने का काम ये कानून करेगा। ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की एनआईए कानून का दुरुपयोग करने की न तो कोई इच्छा है और न ही कोई मंशा, और इस कानून का शुद्ध रूप से आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही उपयोग किया जाएगा। पोटा को मिसयूज के लिए रिपील नहीं किया गया था, पोटा को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया। कोई मिसयूज नहीं हुआ पोटा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पोटा एक कानून था जो देश को आतंकवाद से बचाता था। पोटा एक कानून था जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता था। पोटा एक कानून था आतंकवादियों के जहन के अंदर भय पैदा करता था, और जो करते थे उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता था, फांसी के तख्ते पर चढ़ाता। वो कानून को 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में रिपील किया। कुछ सदस्यों द्वारा आतंकवादी गतिविधि रोकथाम अधिनियम पोटा का जिक्र किए जाने के संदर्भ में गृह मंत्री ने कहा कि पोटा कानून को वोट बैंक बचाने के लिए वापस लिया गया था। विधेयक के उद्देश्यों और प्रावधानों की बात करें तो संशोधन विधेयक का मकसद एनआईए अधिनियम को मजबूत बनाना है। यह कानून देश में आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों को ताकत देगा। अभी एनआईए को देश से बाहर जांच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संशोधन के बाद एजेंसी को ऐसा अधिकार मिल जाएगा। कानून में भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में एजेंसी को मामले का पंजीकरण और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विवरण के मकसद से एक या अधिक सत्र अदालत या विशेष अदालत स्थापित करें। विधेयक से एनआईए की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकेगा और वो विदेशों में भी भारतीय और भारतीय परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों की जांच कर सकेंगी जिसे आतंकवाद का निशाना बनाया गया हो। इसमें मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े विषयों की जांच का अधिकार देने की बात भी कही गई है। इससे पहले निचले सदन में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक को चर्चा और पारित होने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ऐसे में सरकार एनआईए को सशक्त बनाना चाहती है। रेड्डी ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनआईए को भारत के बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीयों के खिलाफ मामले की जांच करने में सक्षम बनाया जा सके। आतंकवाद एक स्टेट का, एक जिला का, एक स्थान का परिमित नहीं है। आतंकवाद इंटरस्टेट का इश्यू हो गया, आतंकवाद इंटरनेशनल का इश्यू हो गया। अलग अलग देशों से आके लोग भारत के अंदर, दुनिया के अंदर आतंकवाद गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। इसलिए हम इस एनआईए के बिल को थोड़ा और शक्तिशाली, मजबूत बनाना चाहते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने बिल के प्रावधानों पर सवाल खड़े किए। It's not about your UPA versus NDA. When it comes to national security, this House must stand in one voice to tell the world that we stand united against any corruption or any national security issues. So I request you, sir, not to make this a political debate. You have a provision that you don't take your own state government into confidence, your own state police into confidence. At certain level, at the highest level, at least at the police, at the state police, information should be shared before investigation, and they should become part and parcel of the investigation. लोकसभा से पास होने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा से पास कराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये संशोधन लागू हो जाएंगे। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज 9 डेस्क, डीडी न्यूज।
अगर भारत के इतिहास में पिछले 20 सालों की बात करें तो पिछले 20 सालों में आतंकवाद भारत के लिए बड़ी चुनौती रहा है। इसे लेकर कई कानून बने, कानूनों में बदलाव हुआ, कानून रद्द किए गए और आज जब इस पर सदन में चर्चा हो रही थी लोकसभा में, तो कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें यह भी कहा गया कि पिछले कुछ कानूनों में जो बदलाव किए गए वो महज दुरुपयोग को लेकर नहीं, बल्कि उनके पीछे राजनीतिक एजेंडे भी रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति भी रही है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता एनआईए संशोधन बिल क्या आज की तारीख में भारत में आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत हो गई है, जिस पर कि एनआईए की ताकतों को और बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आरएसएन सिंह साहब जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। हमारे साथ पीके मिश्रा साहब हैं, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीएसएफ और सीनियर फेलो हैं वीआईएफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ ये कदम 2001 में ही उठा लिया था। डेविड हेडली के खिलाफ मुंबई में जो हमला हुआ उसके खिलाफ अमेरिका ने खुद मुकदमा चलाया। भारत को इतना समय लगा इस तरह के बड़े बदलाव करने पर। चर्चा पर भी बात करेंगे, चर्चा में किस तरह के तमाम वो बातें सामने आई हैं आज लोकसभा की चर्चा में, लेकिन आप इसे किस तरह से देखते हैं? बहुत देर से लेकिन एक बड़ा कदम। देखिए 2016 में मुझे याद है कि एफबी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की यहाँ आई थी एक मूसा नाम के आदमी को इंटरोगेट करने वेस्ट बंगाल में, और वो जो शफी अरमार जो है, जो कि यहाँ आपके कर्नाटक के रहने वाले थे, वो अलकायदा के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे, तो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, तो चाहे स्कॉटलैंड यार्ड हो या एफबीआई हो, तमाम ये इस तरह के प्रावधान जो अब इस बिल के द्वारा दिए जाएंगे वो पहले से है ये इन देशों में। ये भी याद रखें कि जब व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, दहशतगर्दी, तो अमेरिका हम दुनिया के सबसे अफेक्टेड देश हैं। दूसरी बात, इसमें जो प्रावधान जो दिए गए हैं दो बहुत अहम हैं। एक ये कहा गया है कि अभी तक जो प्रावधान थे उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता था, लेकिन अब अगर किसी इंडिविजुअल का लिंक है टेररिस्ट से तो उसको भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। और माफ़ कीजिएगा, मैं शायद मेरी अपनी असेसमेंट है कि जो हुर्रियत के जितने लीडर्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो लिंक्स जो है वो टेररिस्ट के साथ रहा। आखिर वो जो स्टोन पेल्टिंग या वो जैसे बुरहान वानी के साथ गिलानी साहब का वो उनका बातचीत थी, वार्तालाप थी, और कई ऐसे केसेस हैं। तो स्ट्रेट अवे जिस दिन ये बिल पास होगा ये दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट। दूसरी बात है, जो अहम बात है, कि आप बाहर में तहकीकात कर सकते हैं। कोई भी इंडियन जो कि टेररिज्म का शिकार बने और या उस कोई आपका इंडियन इंटरेस्ट हर्ट हो, इसमें भी इंडियन इंटरेस्ट भी अगर हर्ट होगा तो आप तहकीकात कर सकते हैं जाके। और ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल कानून है उसके तहत वो जो वहाँ की जो सरकार है उसको आप कॉन्फिडेंस में लेके एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है ये कि भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप महफूज नहीं रह सकते हैं। तीसरी बात कि देखिए आप हिंदुस्तान का ये कह लीजिए कि कोई साउथ में कोई कहता है हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तमिल नहीं पढ़ेंगे, कोई कहता है तमिल को क्यों हम पर थोपा जा रहा है, कोई हिंदी को क्यों थोपा जा रहा है, कन्नड़ को क्यों थोपा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ये सबको ट्रांसेंड करती है, और वो है जिहादिज्म। जिहादी के लिए कोई बैरियर नहीं, कोई लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं। यहाँ का आदमी, दो मलयाली कुपवाड़ा में गए, लश्कर तोयबा में भर्ती होने जा रहे थे, मारे गए। 20-22 केरला के लोग जाके इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में ज्वाइन करने लगे। इनका तमिलनाडु केरला का लिंक्स कोलंबो ब्लास्ट के साथ है, तो इनके लिए कोई बैरियर नहीं, कोई लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं। तो इसलिए हम लोग का क्यों, हमारे हाथ क्यों बंधे होने चाहिए जब इसका पैन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल एक फिनोमिनन है,
तो आई थिंक ये आतंकवाद का एक ग्लोबल रूप हो चुका है। उस रूप के लिए अपनी भी ताकतों को भारत को बढ़ाना होगा, जिसमें आज जो संशोधन हुआ उसके तहत ये कुछ चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। मिश्रा साहब, क्या आपको लगता है कि पिछले अगर बीते कुछ समय में कुछ इस तरह के उदाहरण सामने आते हैं क्या? श्रीलंका का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर बांग्लादेश में जो हुआ, वहां पर क्या भारत उस तरह से उन देशों तक नहीं अप्रोच कर पाया था, सीमित दायरा होने की वजह से एनआईए की, जो कि अब ये आसानी होगी? तो वो अड़चनें कौन सी आती थी? एक तो अड़चन था कि साइबर क्राइम जो होता था और पर्टिकुलरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता था। जी हाँ, इन दोनों मसलों को आज इस दायरे में ले आए हैं। इसमें ये दोनों को दायरे में ले लिया गया। अभी जो आनंद सिंह जी भी बता रहे थे कि बाहर में जाकर के तहकीकात करना, वो एनआईए की टीम वहां पर जा नहीं सकता था। जैसे मैं बताऊंगा, बर्धमान ब्लास्ट के बाद जमात-उल-मुजाहिद, अभी जो नियो जमात बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश के फाटा किए थे, वो बर्धमान ब्लास्ट में वो सब संपृक्त थे। तो उनका जितना इन्वेस्टिगेशन किया गया, इंट्रोगेशन किया गया और उनको पकड़ा गया, सब कुछ बंगाल में और झारखंड में हुआ। लेकिन ये चीज बांग्लादेश में जाकर के करना चाहिए था। उसी मुताबिक केरला से, पर्टिकुलरली खासरगढ़ और पल्लक्कड़ से जितना हमारा आईएस एक्टिविस्ट सीरिया और इराक गए थे, उनका इंक्वायरी हमें तो पता लग गया एनआईए को कि वो किस किस फैमिली से गया और कहाँ गए, लेकिन वहां जाकर के तहकीकात करना उनके लिए प्रॉब्लम था। अब ये चीज जो साथ में आ गया। फिर ये जो बता रहे थे, आप देखिए टेरर फंडिंग जो श्रीनगर में हो रहा था, उसके बाद एशिया अंद्राबी भी कब्जे में लिया गया, साथ में यासिन मलिक भी आ गए हैं, सबीर शाह भी आ गए हैं और मसरत खान भी आ गए हैं। लेकिन ये जो है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं था, ये लोग इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका था। अभी क्या होगा कि इनका लिंक है टेररिस्ट ग्रुप के साथ। अब ये लोग घोषित किए जाएंगे, एशिया अंद्राबी और सबीर शाह जी और यासिन मलिक, ये बिल्कुल टेररिस्ट घोषित किए जाएंगे। अब आप देखिए, जहां पर हमारा साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम जो है लेटेस्ट जो है, साइबर क्राइम के जो है अभी बढ़ रहा है और इंडिया में इसका इफेक्ट आ चुका है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारा सिर्फ बांग्लादेश नहीं, हमारा पाकिस्तान से भी होता है। हम काफी कंट्रीज से हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया को आता है। इंडिया से भी हमारा बाहर जाते हैं, सीरिया जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, यहाँ पर पहले जा चुके हैं। अब ये जो है एनआईए को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, आज पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन हुआ इसके बारे में पार्लियामेंट में पास हो गया, लेकिन जो अपोजिशन इसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो है पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं, ये चीज आप उनको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि एनआईए, यूएपीए, आधार जैसे कानूनों में संशोधन करके भारत सरकार भारत को पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है। सिंह साहब, इसी के बीच में एक तरह से इंटरफेयर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत साफ कहा था कि जो बातें हो रही हैं, जो चर्चा हो रही है लोकसभा में, उस पर उन तमाम तत्वों की भी नजर होगी जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये उनके मनोबल को बढ़ाएगा। तो एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो मतलब एक तरह से टकराव है विचारों का, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, वोट बैंक का कारण हो, इसने मनोबल बढ़ाया है आतंकवाद को बढ़ावा देने का देश में? देखिए, पता है, एक गलत फहमी सी फैलाई जा रही है कि ये एनआईए लोगों को अरेस्ट कर लेगा और जेल में। वो एनआईए एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो किसी को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है, लेकिन मुकदमा चलाने का काम वो जो जजमेंट जो है वो तो जुडिशरी देगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। ये एक जो असलियत का हमने सामना किया है और जो रियलिटी है उसको फेस करने में हमको काफ़ी समय लगा है। दूसरी चीज़ है, आप देखिए कि कहीं तो निजात होनी चाहिए टेररिज्म से। आप अगर इस चीज़ को देखें, और मैं आपके ये दूरदर्शन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कश्मीर में दहशतगर्दी देखिए। कश्मीर मेरे अगर पूछिए, मैं हर जगह बोलता हूँ कि ये आपका ये सर है, और आप देखिए उसका जो किस तरह से पूरे बॉडी को, जो भारत को है, उसको कैसे वो धीरे धीरे वो बीमारी पकड़ रही है। याद रहे, पठानकोट कश्मीर में नहीं है, पठानकोट पंजाब में है। याद रहे, मुंबई कश्मीर में नहीं है, वो वहाँ पे है। याद रहे, कोलंबो, ये बुरहान वानी मारा जाता है, केरला और तमिलनाडु के कोर्ट में ब्लास्ट होते हैं।
आप देखिए कहाँ कश्मीर का रिवर्बरेशंस का है। अगर आपने इसका हल नहीं निकाला और ऐसे सख्त कानून नहीं लाए तो आप ये स्थिति बहुत खराब और भी खराब होगी। सिंह साहब, आज चर्चा के दौरान ये भी बात उठी कि पोटा को रद्द किया गया उसके दुरुपयोग के कारण। उधर वही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उसको दुरुपयोग के कारण नहीं बल्कि कि वोट बैंक राजनीतिक कारणों से किया गया। उससे पहले टाडा था, अब एनआईए है। जब ताकत देने की बात होती है, क्या उस पे एक ये निगाह रखने की भी जरूरत होती है? क्योंकि ये भी एक लोगों का कंसर्न रहा आज संसद में चर्चा के दौरान कि उसका किसी तरह का दुरुपयोग ना हो। तो उसके लिए किन चीजों को मतलब उस पर नजर रखने की जरूरत है कि कहीं उन ताकतों को का किसी तरह से बेजा इस्तेमाल ना हो? हाँ बिल्कुल रेखा, मैं बताना चाहता हूँ ये पोटा इसलिए बंद हुआ क्योंकि उसका दुरुपयोग किया गया था। एनआईए का अगर होता है, एनआईए ऑलरेडी 2008 का एंड में या 2009 बिगिनिंग में बना है, लेकिन अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन जो है और चार्जशीट जो दाखिल किया गया है और जजमेंट जितना हुआ है, कन्विक्शन जितना हुआ है, उसको नजर रखते हुए देखने पाया गया है कि एनआईए का जो पॉलिसी जो है, जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो अभी तक सही पाया गया है। अगर हम कश्मीर के जगह पर देखें, केरला के जगह पर देखें या बर्धमान ब्लास्ट बंगाल में देखें, सब जगह एनआईए ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है और तकरीबन इन 56 केसेस जो है उनका कन्विक्शन हुआ है। तो इसलिए एनआईए डेफिनेटली एक डिपार्टमेंट अगर खड़ा हुआ है, अभी तकरीबन 690 वहां पर लोग काम कर रहे हैं, 690 स्ट्रेंथ का है, उसके ऊपर जरूर नजर रखना पड़ेगा क्योंकि कल पोटा बंद हो गया तो परसों एनआईए न बंद हो जाए। तो एनआईए का देखरेख डेफिनेटली होम मिनिस्टर के साथ में, होम मिनिस्टर वो उनके अंडर में है, जैसे आईबी रॉब वगैरह हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो होम मिनिस्ट्री का जो होम पैनल है, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो उसको देखभाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज उसमें और तब्दीली लाना है या और कोई संशोधन करना है, उनके पास जा सकता है। ये अच्छा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ है और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसको देखभाल कर सकता है ताकि उसका दुरुपयोग न हो। और एक चीज है, हाँ जरूर अमित शाह जी को अपोजिशन को सुनना चाहिए। देश तभी अच्छा चलता है अगर देश में अपोजिशन हो। अपोजिशन अगर कोई चीज बोलता है वो ठीक हो या गलत हो, सुनना बहुत जरूरी है। क्या पता उनमें अच्छी चीज भी हो सकता है। तो इसके लिए दुरुपयोग न हो, इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। और शायद मेरे को ये पूरा पता है एनआईए जिस तरीके से अभी चल रहा है, अभी कश्मीर में पर्टिकुलरली जैसे टेरर फंडिंग को बंद किया है और ऑल पार्टी हरियत कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर ऐसे अभी जस्ट 3 दिन पहले आसिया आंध्रबी का जितना बिल्डिंग था वहां पर वो जब्त किया गया है। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अब अभी हमारा जाकिर नायक, आज तक एनआईए जो है जाकिर नायक के पास नहीं पहुंच चुका है। अब जो हुआ, अभी जो संशोधन बिल हुआ, अब एनआईए मलेशिया में जाकर के जाकिर नायक के पास पहुंच सकता है और मलेशिया को जाकर के उसके ऊपर वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उस मुताबिक बेशक दाऊद वहां पर हो पाकिस्तान में, लेकिन वो दाऊद को दूसरे कंट्री के थ्रू में भी दाऊद के ऊपर भी चार्जशीट लगा सकते हैं। हमने हाफिज सईद के ऊपर भी चार्जशीट लगाया है, हमने वहां पर सलाउद्दीन के अगेंस्ट में भी चार्जशीट लगाए गए हैं। इसलिए नेक्स्ट दाऊद का भी नंबर आएगा। क्या सिंह साहब, ये ताकतें भी एनआईए की बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में हमें इसके भी कुछ नतीजे सामने दिखाई दे सकते हैं? नहीं, देखिए जहां तक पोटा का सवाल है, जब देश इतना बुरी तरह ग्रसित हो तो जाहिर सी बात है कि सख्त कानून की जरूरत है। दूसरा कि आज जो भी पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, पोटा के पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स था, ये सबको मालूम है। और इसीलिए क्योंकि एक आइडियोलॉजी है जो कि ये जिहादी पैदा कर रही है, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हम उसको कभी हमने एड्रेस नहीं किया है। काउंटर आइडियोलॉजी हम कभी नहीं तैयार कर पाए। ये क्या है? ये माओवादी और ये जिहादी आइडियोलॉजी हमने किसी कारण से, वोट बैंक के कारण से जो भी हो, हमने इसको एड्रेस नहीं किया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि मैं जैसा कहा कि वो केरला और तमिलनाडु और कोलंबो तक वो फैल गया है।
तो अब इसको ये कहना कि आज जो लोग खड़े थे, जो भी आज लोकसभा में खड़े हुए, जी, हाँ, 278 मत फेवर में पड़े हैं और 6 मत खिलाफ में थे। वो टोटल कॉम्युनल आप कहते हैं, माफ कीजिएगा, धर्म के साथ नहीं जोड़ के देखना, लेकिन जो करने वाला है वो तो सब कुछ वही कोट कर रहा है, धार्मिक ही वो कर रहा है। वो तो कह रहा है इस धर्म के नाम पे मैं कह रहा हूँ, मेरा धर्म ये कहता है, मेरा आयत का ये कहता है, मेरा सूरा ये कहता है, मेरा वो, तो इसका काउंटर आइडियोलॉजी करेंगे ना, इसका काउंटर आइडियोलॉजी तैयार करेंगे। तो आपने इसका भी मैं एनआईए से ये करूंगा कि ये आइडियोलॉजी पर भी ये इन्वेस्टिगेशन करें, नहीं तो ये जस्ट फायर फाइटिंग के समान। सिंह साहब, अंत में आप ही से जानना चाहेंगे, आंतरिक सुरक्षा के लिए साइबर अपराध, मानव तस्करी कितना बड़ा एक तरह से चुनौती बन गया है, जिसको कि एनआईए के दायरे में आज किया गया? देखिए अभी क्या है कि और ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ा अच्छा सवाल है ये, कि पहले क्या होता था कि लोग कहाँ ये मौलवी जब कुतबे पढ़ते थे मस्जिदों में फ्राइडे प्रेयर्स में, तो उससे रेडिकलाइज होते थे, मदरसों में रेडिकलाइज होते थे। आपको मालूम है कश्मीर में अहले हदीस मूवमेंट कैसे पहुंचा, आपको मालूम है कि कश्मीर में यूपी और बिहार के मौलवी हुए रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन, वहां आज भी सक्रिय है। ये पुराना मामला था, आज पूरा इंडोक्ट्रिनेशन ऑनलाइन हो रहा है, और उस ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन के चलते, माफ कीजिएगा, महिलाएं भी इंडोक्ट्रिनेट हो रही हैं। महिलाएं भी, देखिए किसी ने कहा कि कोई मां नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा पत्थर वो स्टोन पेल्टिंग करे, मैं ये बात नहीं मानता हूं। आज ऑनलाइन, तो इसलिए साइबर एक्टिविटीज पर इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बीते 20 सालों में आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई बड़ी चुनौतियां भारत के सामने आई हैं, जिनसे निपटने के लिए आज ये एनआईए संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ है। कई ऐसी ताकतें दी गई हैं एनआईए को जो आने वाले समय में इन समस्याओं से निपटेंगी। 20 साल में ये जरूर तय हो गया, पोटा को रद्द करने के बाद एनआईए का गठन जब हुआ, ये बताता है कि देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ताकतवर एजेंसी की जरूरत है, और उस जरूरत को और मजबूत किया है मौजूदा सरकार के आज के विधेयक ने। देखना यह होगा कि आगे इसकी राह क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का स्टूडियो आने के लिए और चर्चा के लिए। और देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश किया गया है। इस बिल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और ज्यादा सख्त किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में सरोगेसी नियमन विधेयक भी पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में मोटरयान संशोधन बिल पेश किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये बिल राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होगा। सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिसका आपने उल्लेख किया था, उसमें जो स्टेट इसको करना चाहता है वही कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। हर चीज जो है किसी भी प्रकार में इस बिल के द्वारा स्टेट के कोई भी अधिकार हम लेना नहीं चाहते और कोई अधिकार का हस्तक्षेप भी करना नहीं चाहते। इस बिल में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन स्वामी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे प्रावधान हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अधिक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। हमारे यहाँ हर साल 1.5 लाख मौतें होती है और 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। 30% लाइसेंस बोगस है। एक आदमी दिल्ली में लाइसेंस लेता है, वो जयपुर में जाके लेता है, मुंबई में जाके लेता है, कोई कंट्रोल नहीं है। वर्ल्ड में सबसे आसानी से अगर लाइसेंस किसी देश में मिलता होगा तो उसका नाम हिंदुस्तान है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको सजा कुछ होती नहीं। लोगों के फोटो ऐसे है कि स्कूटर चलाते समय नंबर प्लेट पे हाथ रखते हैं और पुलिस के सामने देख के आगे जाते हैं, पर चिंता नहीं करते। इसके अलावा लोकसभा में सरोगेसी नियमन विधेयक भी पेश किया गया। इस बिल के माध्यम से भारत में किराए की कोख की व्यवस्था के नियमन का प्रस्ताव किया गया है। बिल के जरिए वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लग सकेगी। सिर्फ वो दंपति सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं जिनकी शादी को कम से कम 5 साल पूरे हो चुके हों और बच्चा पैदा करने में अक्षम हों। इसके साथ ही सरोगेट मां जोड़े की नजदीक रिश्तेदार होनी चाहिए। सरोगेट माता को केवल एक बार सरोगेट मां बनने के लिए अनुमति दी जाएगी।
संसद के अन्य कामकाज की बात करें तो राज्यसभा में दोपहर बाद आयुष मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिचय के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार स्वास्थ्य रक्षा की पारंपरिक पद्धतियों के विकास और प्रोत्साहन के लिए इसे देश के दूरदराज क्षेत्रों में पहुंचाने की निरंतर कोशिश कर रहा है। वहीं लोकसभा में शाम को सड़क परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोनों सदनों में जमकर कामकाज हो रहा है। सरकार सत्र के दौरान विधायी एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब नींबू, नीम और चंदन युक्त निप बार से करें बर्तनों का शुद्धिकरण। निप से करो शुद्धिकरण। आपका लेटर। प्रेम नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। का स्वागत है। मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी की ओर से लाए गए विश्वास मत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई को सदन में विचार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के ये कहने के बाद से ही हर पक्ष ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन कर्नाटक के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में कल का दिन बेहद अहम है। कर्नाटक में 2 हफ्ते से जारी सियासी संकट में सोमवार को एक बार फिर नया मोड़ आ गया, जब विधानसभा के अध्यक्ष KR रमेश कुमार ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी की ओर से लाए गए विश्वास मत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई को सदन में विचार किया जाएगा। स्पीकर ने विधानसभा में बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद यह तारीख तय की गई है। विश्वास मत के प्रस्ताव पर 11 बजे से सदन में विचार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। फैसले के बाद हर पक्ष ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। Because we have moved the no confidence motion notice, that's why Kumaraswamy voluntarily in the speaker's meeting told that he is going to confidence motion is going to move. We will discuss the subject there only. And we will defend our government, and we will do best, and we have all hope and assurance of our MLAs. They will come back and they will vote for us. Discussion on vote of confidence will be taken on Thursday at 11 o'clock. Hopeful and confident that we will win the vote of confidence.
इससे पहले दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें ताजा राजनीतिक हालात पर विस्तार से बात हुई। फैसले के बाद तमाम दलों ने अपने अपने विधायकों को फिर से रिजॉर्ट में भेज दिया और वो अब गुरुवार सुबह ही विधानसभा पहुंचेंगे। कर्नाटक की गठबंधन सरकार में लगातार पिछले 13 महीने से चल रही सिलसिलेवार बगावत का नतीजा अब 18 जुलाई को सामने आ जाएगा, जब मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सदन में विश्वास प्रस्ताव रखेंगे और तब ये भी साफ हो जाएगा कि कुमारस्वामी के साथ कितने विधायक हैं और कितने उनके खिलाफ काम करते रहे। उधर बागी विधायक मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। एक होटल में रुके हुए बागी विधायकों ने शहर के पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कहा है कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के किसी भी अन्य नेता से मिलना नहीं चाहते। विधायकों ने पत्र में कहा है कि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है कि कांग्रेस नेताओं को उनसे मिलने से रोका जाए। बागी विधायकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे लोग एकजुट हैं और अपने इस्तीफे पर अडिग हैं। इधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के 6 और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है। ये विधायक उच्चतम न्यायालय से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार को 16 जुलाई तक कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 10 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में किसी भी तरह के निर्णय लेने से रोका था। कुल 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद कर्नाटक सरकार गिरने के कगार पर है। इनमें से 13 विधायक कांग्रेस के हैं और 3 विधायक जेडीएस के। 2 निर्दलीय विधायकों ने भी गठबंधन सरकार का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ देने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद से सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। बेंगलुरु से आयशा खानम, अजय विक्रम सिंह और दिल्ली से विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और बेंगलुरु से और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम, कर्नाटक में सियासी उथल पुथल का आज 10वां दिन है। 18 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। बागी विधायकों ने अपने रुख को बहुत साफ कर दिया है। ऐसे में क्या देखते हैं 18 तारीख के लिए किसकी ताकत ज्यादा मजबूत दिखाई देती है अभी? जी ऋतु, इस बारे में यही कहा जा सकता है कि जिनको मनाया जा रहा है वो मानने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर जो 12 विधायक मुंबई में बैठे हुए हैं उनको मनाने की तमाम कोशिशें कांग्रेस की तरफ से लगभग खाली गई हैं। और कल जिस तरह से लगातार एमटीवी नागराज के साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, 6 घंटे बातचीत हुई, तमाम बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई। एमटीवी नागराज ने पहले कहा कि वो इस्तीफा वापस ले लेंगे और उसके बाद वो पलट गए और फिर वो अपने जो बागी विधायक थे उनके साथ मिलकर जाकर मिल गए। तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं वो बहुत प्रतिकूल दिख रही हैं इस गठबंधन सरकार के लिए, क्योंकि 16 विधायक अब इनके खिलाफ जा चुके हैं और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी साथ छोड़ दिया है। तो इसलिए स्पष्ट है, इस बात को कहने में पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि 18 तारीख को जब विश्वास मत पेश किया जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को होगी कि जो बागी विधायक हैं वो क्या उनकी तरफ आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ये सबसे अहम बात है। लेकिन अभी तक का जो नतीजा है वो 0 है, तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जो कल कोर्ट का फैसला आने वाला है उसको भी लेते हुए लोग ये इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि कल कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन ऋतु, कोर्ट का फैसला कल जो भी आएगा उसमें एक बात तो साफ है कि जो सदस्य हैं, सदस्यों की सदस्यता पर स्पीकर को देर से बेर फैसला लेना ही होगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो 18 तारीख को जो विश्वास मत पेश होना है उसमें व्हिप का उल्लंघन करने पर भी सदस्यता चली जाएगी। तो 18 तारीख तक सदस्यता पर या तो स्पीकर अपना फैसला ले ले या फिर सदन फैसला ले लेगा। उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी वो निश्चित तौर पर गठबंधन के पक्ष में नहीं दिखेंगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस के नेता अभी भी हार नहीं माने हैं। वो अभी भी पूरी तरह से कोशिश में हैं कि जो नाराज विधायक हैं उनको मनाया जाए। जो कॉन्फिडेंस देखने को आज विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर मिला, उनसे जब एक नेता से मैंने सवाल भी पूछा कि इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, तो बस वो मुस्कुरा कर जवाब दिए कि आप देखते जाइएगा। तो निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस एक साइकोलॉजिकल प्रेशर देने का मुझे जहां तक लगता है ऐसा है। लेकिन संख्या के लिहाज से अभी जो गठबंधन की स्थिति है, गठबंधन सरकार की, वो काफी कमजोर दिख रही है। जी हाँ, संख्या के हिसाब से जो सूरत आप बता रहे हैं ये भी उससे लगता है कि सरकार वेंटिलेटर पे है, लेकिन कुछ राहत है। एक तरह से कह सकते हैं कि 48 घंटे का वक्त कहा जा सकता है कि अभी भी है गठबंधन सरकार के पास। लेकिन अगर कल कोर्ट का फैसला
किस तरह से 18 तारीख को असर डालेगा सदन में? जी बिल्कुल ऋतु, कल कोर्ट का फैसला जो कुछ भी आएगा, कोर्ट का अगर फैसला आता है कि स्पीकर को सदस्यों की सदस्यता पर एक समय जरूर दिया जाएगा और चूंकि विश्वास मत 18 को पेश किया जाना है तो जो भी समय दिया जाएगा उसके पहले का दिया जाना चाहिए। उसके पहले स्पीकर को सदस्यों की सदस्यता पर फैसला अगर वो लेते हैं तो सदस्यों की सदस्यता, अगर वो ये कहते हैं कि सदस्यता वापस नहीं ले रहे हैं और उनको शक है कि डर और भय और दबाव में ये इस्तीफा दिया गया है, ये संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि ये स्पीकर का अधिकार है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इस अधिकार को चुनौती कोर्ट में दी जा सकती है तो ये मामला कानूनी बन जाएगा। दूसरी स्थिति जब सदन में होगी, सदन में व्हिप जारी किया जाएगा, सदस्य अगर सदस्यों की सदस्यता चली जाती है तो वो सदन में जाहिर तौर पर नहीं जाएंगे, और अगर सदस्यता नहीं जाती है और सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो व्हिप का उल्लंघन करने पर जो दल बदल विरोधी कानून है उसके तहत भी उनका जो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो दोनों हालात में सदस्यता जाएगी। सदस्यता जाना अलग बात है, सरकार की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इस स्थिति में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम अभी तक की पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि 18 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जहां एक तरफ येदियुरप्पा खेमे में भी उत्साह है और उन्हें भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनके पास पूरा बहुमत है, तो वहीं आप बता रहे हैं कि गठबंधन के पास भी पूरा बहुमत है। इस तरह की बात वो कह रहे हैं जो कि आंकड़ों में तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखेंगे क्या निकलती है तस्वीर कल और 18 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देश के कई राज्य इस समय बाढ़ के कहर का शिकार हैं और बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में शासन प्रशासन की तरफ राहत और बचाव के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। बचाव अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दलों को तैनात किया गया है। देश के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कहर से लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शासन प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव के लिए भी गंभीर प्रयास जारी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में लगभग 9 जिले बाढ़ से बुरी तरह से बेहाल हैं। राज्य में कई लोगों की मौत के साथ ही 18 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हैं। नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से राज्य की 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे ज्यादा यहाँ का घर और में पानी वानी ढूंढ गया है। बहुत गरीब सबका बहुत माल जाल का बहुत दिक्कत है। राज्य के 9 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के 55 प्रखंडों में बाढ़ का कहर है। कहीं बांध टूटे हैं तो कहीं नदियों का पानी गांवों में घुस गया है। सबसे ज्यादा सीतामढ़ी जिला प्रभावित हुआ है। यहां करीब 11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद अररिया में 5 लाख लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 13 दल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ से बेहाल लोगों को शरण देने के लिए 152 राहत शिविर खोले हैं, जबकि 251 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार और सोमवार को कुछ जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम में आई बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। राज्य में बाढ़ से कई लोगों के मरने के साथ ही इस प्राकृतिक आपदा से 28 जिलों के लगभग 26 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित 28 जिलों में बारपेटा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ के हालात पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से टेलीफोन पर बातचीत की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी, निमाती घाट, सोनीपुर, ग्वालपारा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की बढ़ती जलधाराओं ने अपनी चपेट में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को भी ले लिया। प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 70% हिस्सा भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। ये एक सींग वाले गैंडा का वास स्थान है और विश्व धरोहर स्थल है। असम के अलावा भी उत्तर पूर्व के कई राज्य बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बाढ़ से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कई लोगों के मारे जाने की खबर के साथ ही कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दक्षिणी मिजोरम के एक सीमावर्ती लुसली जिले के तलबुंग शहर का भूस्खलन के कारण राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। वहीं लगातार बारिश से उत्तरी बंगाल में निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने का खतरा बढ़ गया है। लगातार बारिश से राज्य के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के चंपावत जिले में रुक रुक कर हो रही आफत की बारिश का सबसे ज्यादा असर नेशनल हाईवे पर पड़ा है। स्वाला के पास एनएच पर लगातार पहाड़ी बोल्डर गिरने से जाम हो गया और लोग फंस गए। इस बीच लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे राजधानी दिल्ली के लोगों का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। नेपाल में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। पिछले 4 दिनों में नेपाल में बाढ़ की वजह से 30 लोग अब भी लापता हैं और 38 व्यक्ति घायल हो गए हैं। गुरुवार से हो रही भारी बारिश की वजह से 28 जिलों में 10,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। नेपाल पुलिस और सेना के जवानों ने अब तक 1,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। कई क्षेत्रों में वर्षा और बाढ़ से सड़क यातायात तथा बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। राजमार्गों को खोलने और बिजली बहाल करने का काम जारी है। नदियों के तटों के नजदीक रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब नींबू, नीम और चंदन युक्त निप बार से करें बर्तनों का शुद्धिकरण। निप से करो शुद्धिकरण। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अरे ये तो मेरी गर्भ निरोधक गोली है। तुझे पता भी है इनके बारे में? पता है दीदी, गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका है गोली। मैंने ही बताया था। मेरा आइडिया है दीदी। याद करो उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो मैंने कहा था नए जमाने की गोलियां सबसे भरोसेमंद और असरदार है। बोला था कि नहीं? तुम लोगों ने मिलकर इतनी बातें कर ही ली हैं तो मेरे बताने के लिए बचा ही क्या। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोली, इसकी सच्चाई को जानेंगे तो आप भी करोड़ों खुश परिवारों की तरह इसे ही मानेंगे। फैसला लिया है एक साथ। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री के पद से अपना त्यागपत्र भेजे जाने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद जिस तरह अन्य मंत्रियों ने अपने नए विभाग का कामकाज संभाल लिया, उसी तरह सिद्धू को भी अपने नए विभाग का कार्यभार संभाल लेना चाहिए था। अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अब तक सिद्धू के त्यागपत्र को पढ़ा नहीं है और चंडीगढ़ लौटने के बाद ही वह उसे पढ़ेंगे। There has to be some discipline in the organization, and in this discipline, I have decided after seeing the performance of our ministers, I've shifted them around. Where I thought somebody is good in a particular job, I've given him that job, and here I thought power is an important thing for Punjab, one of our most important things, and I gave it to Sidhu, but he didn't want it.
So I said, no, once it's a decision has been taken, you can't say I will take this and I will not take that. I mean, it's like some general saying I'm not going to get posted to Ladakh, send me to Manipur. How can you say this? These things are, you have to do what you are told to do. विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की वर्षगांठ पर भारत को कौशल विकास हब बनाने के संकल्प को फिर दोहराया सरकार ने। स्किल इंडिया मिशन के 4 साल पूरे होने पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में कई मंत्रियों ने शिरकत की। सरकार देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तैयार करने के लिए स्किल इंडिया अभियान चला रही है। स्किल इंडिया पिछली मोदी सरकार में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य देश के युवाओं को कुशल बनाकर उनके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसी के तहत ही साल 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। सोमवार को विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 4थी वर्षगांठ पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज भारत के युवाओं की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने सेवा क्षेत्र के जीडीपी में योगदान को सराहा। Today you look at the kind of skills with which Indians are contributing towards the GDP, and I'm very impressed that in the last 20 years it's the service sector which is contributing to India's growth. And what does service sector require? Human skills. These are skills which can be acquired by anybody irrespective of your degree. इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई कॉमर्स की डिलीवरी का जिक्र किया और कहा कि पोस्टल नेटवर्क के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत विदेशी निवेश के लिहाज से एक पसंदीदा स्थल है। कार्यक्रम में उपस्थित कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस पर टैक्स को खत्म किया है। डाकिया पहले वो जाता था गांव में, चिट्ठी पढ़ाता था, तो मैंने कहा तुम ई कॉमर्स की डिलीवरी में लगो, क्योंकि भारत का पोस्टल नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। और आज उस समय पोस्टल का पूरा पार्सल रेवेन्यू बहुत आगे बढ़ गया। ये पूरा हिंदुस्तान इस बदलाव के लिए तैयार बैठा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्किलिंग के माध्यम से। हम पढ़ाने वालों को भी यहाँ पर एक हब बनाएंगे और मेरा जो वैज्ञानिक, मेरा जो युवा है, उसके कौशल का विकास करके पूरी दुनिया को यहाँ पर लाएंगे। हमारे मंत्रालय का जो सेकेंड पार्ट है उद्यमशीलता, उसमें स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए आपने अनेक प्रकार के टैक्सेस से, झंझटों से आपने मुक्ति दे दी है, इसलिए उसका आपका बहुत अभिनंदन है, क्योंकि हमारा ये जो जिम्मेवारी है उसमें हमें और अनुकूलता मिलेगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना साल 2014 में की थी। मंत्रालय ने स्किल इंडिया में आने वाले नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल लोन स्कीम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत साल 2022 तक कुल 40 करोड़ लोगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। अरुण शर्मा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। इस महीने करगिल की लड़ाई को 20 साल हो गए हैं। इस लड़ाई में देश के जाबाज सैनिकों ने 14 जून 1999 को तोलुलिंग के पहाड़ को वापस कब्जे में ले लिया था। क्या है खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त तोलुलिंग पहाड़ी पर हैं, जो कारगिल की लड़ाई की ब्लडीएस्ट बैटल यानी कि सबसे ज़्यादा खूंखार लड़ाई थी। और तोलुलिंग वो लड़ाई थी जहां पर सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया हमारी आर्मी द्वारा, और 14 जून को वो ऊपर झंडा लहराया गया, आप देख सकते हैं। और आज मौका मिला है पहली बार कुछ मीडिया हाउसेस को यहाँ पर आने का, और डीडी न्यूज़ उनमें से एक है। तोलुलिंग की जो लड़ाई थी वो इसलिए ज़रूरी थी और इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसने लड़ाई का रुख बदल दिया। ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार लड़ाई तो थी, हमें बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी हुई, लेकिन ये इस लड़ाई ने, इस तोलुलिंग की लड़ाई ने, जो जंग हुई थी कारगिल के, उसका रुख मोड़ दिया और हमारी इंडियन आर्मी का मोराल हाई हो गया। इस पहाड़ी से 20 ऐसे वेटरन्स यहाँ चढ़कर आए हैं। 2 राज
राजपूताना राइफल्स के जो उस लड़ाई के हिस्से थे, और उन्होंने एक एक्सपेडिशन दोबारा से 20 साल बाद कारगिल की लड़ाई के बाद रिक्रिएट किया है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने उन्हें रिसीव किया है और उनसे भारत का तिरंगा झंडा ग्रहण कर कर फ्लैग इन किया है। ये 15,300 फुट की ऊंचाई का पहाड़ है और इसका ग्रेडियंट 45 से 55 डिग्री का ग्रेडियंट है, जो कि बिल्कुल ऊंची चढ़ाई है। और सोचिए उस वक्त रसद के साथ, हथियारों के साथ कैसे चढ़ाई की होगी हमारे फौजियों ने। हालांकि पहले 20 मई को 18 ग्रेनेडियर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेकिन बहुत कैजुअलिटीज़ उन्हें हुई, तो उन्होंने एक लॉन्च पैड क्रिएट किया। 2 जून को 2 राजपूताना राइफल्स को ये टास्क दिया गया और 14 जून को ये झंडा फहराया गया। इसलिए ये तोलोलिंग की लड़ाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो इससे हमारा लड़ाई का रुख बदला, इंडियन आर्मी का मोरल हाई हुआ, और वो जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है लद्दाख वाला, जो नेशनल हाईवे 1A है, उसको फ्री किया जा सका, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उसको कांस्टेंट शेलिंग कर रही थी, उस पर कांस्टेंट फायरिंग कर रही थी और उसे काट कर रखा हुआ था। कनी माता की जय, कनी माता की जय, कनी माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ तोलोलिंग की पीक से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। करगिल की लड़ाई में अहम हिस्सा रहे तोलोलिंग के पहाड़, वहां से आपने देखा हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये विशेष रिपोर्ट। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्यों से क्या खास हैं समाचार आज। हिमाचल प्रदेश के सोलन के पास कुमारहट्टी में रविवार को ढही होटल की इमारत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई, जिसमें 13 सैन्यकर्मी और एक अन्य नागरिक शामिल है। इस हादसे में अब तक 27 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। वे आचार्य देवव्रत की जगह लेंगे। वहीं आचार्य देवव्रत को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी सांसद रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीआरपीएफ के 2 जवान एमजी नायडू और नल्ला उपेंद्र ने 14 साल की किशोरी नगीना को डूबने से बचाया। नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े बिलों को पास करने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सरकारी निजी कंपनियों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। गोवा विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नए मंत्रियों को कार्यभार सौंपा गया। चंद्रशेखर कावलेकर को कृषि और पुरातत्व मंत्री, जेनिफर को राजस्व आईटी, श्रम एवं रोजगार मंत्री, नीलेश काबराल को कानून मंत्री, माइकल लोबो को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और फिलिप नेरी को मत्स्य पालन जल संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। दरअसल विशेष न्यायाधीश की ओर से सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि वो 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। कारगिल शहीदों की याद में एक विजय मशाल यात्रा का कल दिल्ली से शुभारंभ किया गया, जिसका सबसे पहले सोनीपत के जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सैनिकों और अधिकारियों का अभिनंदन किया गया। इन अधिकारियों ने कहा कि इस मशाल यात्रा से हमारे छात्रों को भी शहीदों के बारे में पता चलेगा। तो राज्यों की खबरों के साथ ही न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।